हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आगे के प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। और हमने हमारे लास्ट क्लास में सेक्शन 20 तक कवर कर लिया था। आज हमें सेक्शन 21 से स्टार्ट करना है, यानी चैप्टर नंबर 3 जो बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट्स के बारे में। तो इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा आखिर BNSS जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यानी न्यू क्रिमिनल लॉ, क्या है ये, और इसके बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है हमारा 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 को ये इन्फोर्स हो गया था इन द होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल हो गया है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई इसके बारे में, जो हम सबको ही पता है। इसके अलावा इसमें सेक्शंस जो हैं, जो इसमें चैप्टर्स है वो है 39, और जो सेक्शंस है वो है 531, यानी 531 इसमें टोटल सेक्शन है। अब ये आया किस जगह पे है? तो ये आया है आफ्टर द रिपीलेशन ऑफ द CRPC, यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो हमारे 1973 का एक्ट था, उसको रिपील करके हमारा ये एक्ट लाया गया है, ये संहिता लाया गया है। तो जाहिर सी बात है, उसको रिपील करके लाया गया है, तो ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। यानी हमारा जो BNSS है ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। इसमें सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कोई भी ऑफेंस हो रहा है उसको FIR से लेके या कोई कंप्लेंट से लेके उसका जजमेंट तक, या जजमेंट के बाद जो अपील, रेफरेंस, रिवीजन होता है, उन सब का ये जो जो प्रोसीडिंग होती है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो हमारा जो BNSS है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो हमारे जो पुराने लॉज थे, यानी हमारा IPC हो गया, CRPC हो गया, और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराने लॉ थे। यानी एक तरफ से देखा जाए तो ब्रिटिश एरा के लॉ थे, और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये परफेक्ट नहीं बैठ रहे थे, है ना। हम आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक बेस पर डिपेंड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब एक जो एविडेंस होता है, एक जो अच्छा खासा एविडेंस होता है, वो आज के टाइम में एक आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया है। तो वो हमारे पुराने लॉज में नहीं दिया हुआ था, तो ये भी एक लैक हो रहा था हमारे जो ओल्ड लॉज थे। लेकिन अब हमारा जो न्यू लॉ है, यानी जो हमारे तीनों जो न्यू लॉ आए हैं, यानी जो हमारा BNSS है और BSA, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तीनों में ही हमारा कुछ चेंजेस किया गया है। और इसके अलावा सेक्शन का फेरबदल हुआ है, यानी सेक्शंस काफ़ी इधर उधर हुए हैं। तो ये आई थिंक याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो जुडिशरी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पुराने और नए दोनों लॉज आ रहे हैं, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट मतलब आई होप, भगवान पर भरोसा है, बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारा हो ही जाएगा। तो अब इसके अलावा हमने हमारे सेक्शन 20 तक कवर कर लिया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कोर्ट्स क्या है ना, कोर्ट क्या होती है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, उनके जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। इसके अलावा हो गया हमारा डेफिनेशन क्लॉज हो गया, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। आई सजेस्ट यू कि आप मेरी पुरानी क्लासेस, मैंने अभी तक BNSS की 2 क्लासेस ली हैं, तो आप उसको जाके कवर कर लीजिएगा। वहाँ से आपको एक छोटा सा मतलब ब्रीफ मिल जाएगा कि आखिर क्या क्या इसमें इंक्लूड हुआ है और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉर द एग्ज़ाम। तो इसके अलावा हमने इसमें देख लिया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है, जो हमारे CRPC में 2005 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो अब इसमें तो एडिड नहीं है, इसमें तो पूरा ही पूरा न्यू लॉ हो गया है। तो इसमें सेक्शन 20 में वो चीज़ दी हुई है, सेम जैसे पहले था वैसे ही अब है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम पीरियड में कहीं कहीं चेंज दिया हुआ है। तो वो हमको ध्यान में रखना होगा, और आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें टिक भी करते जाएंगे, जैसे कि वो हमारे दिमाग में प्रॉपर रहे। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो हमें हर एक लॉ जो हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो है चैप्टर नंबर 3, बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट्स के बारे में। तो जैसा कि हमने सेक्शन 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कितने टाइप के हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। तो बिसाइड्स हाई कोर्ट हमारे 4 होते हैं, 4 प्रकार के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। लाइक सेशन कोर्ट हो गया, है ना, यानी कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। दूसरा हमारा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तीसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एंड फोर्थ वन इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
तो ये 4 होते हैं बिसाइड्स हाई कोर्ट, क्योंकि भाई हमारा हाई कोर्ट तो एक स्टेट कोर्ट है, वो क्रिमिनल सिविल सारे प्रकार के मामले देखते हैं, है ना। तो उसमें इसमें ये जो हमारे कोर्ट्स बताए गए हैं उनकी क्या क्या पावर्स हैं, वो ही चीज़ हमारा चैप्टर नंबर 3 में बताया जाएगा, जो हमारा सेशन 21 से स्टार्ट होता है और 29 तक जाके यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर 21 में, जो बात करता है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्रायबल। तो यहाँ पे सबसे पहली बात बताई गई है, और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि मतलब या तो हम एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर देख लें, या फिर अगर हम ट्रायल के हिसाब से, यानी अगर हम प्रैक्टिस के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये जानना कि जो केस हम लेके जा रहे हैं आखिर वो जाएगी किसके सामने, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा केस है उसको हम कोर्ट ऑफ सेशन में लेके चले जा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उसका जो है प्रेफरेंस आना चाहिए, और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कहीं और बताई गई हैं, ये हमारे लॉ में ही हमको दी हुई हैं और इसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो सेक्शन 21 यही बात कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, मतलब ऑफेंसेस जो हमारे बीएनएस में दिए हुए हैं, वो ऑफेंस किसके द्वारा यानी किस कोड के द्वारा ट्राई होंगे एट द फर्स्ट प्रेफरेंस। यानी अगर हम बोल दें तो पहले जब कोर्ट में केस आता है तो किसके द्वारा उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसका जो सबसेक्शन ए है वो बोल रहा है एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता, यानी हमारा बीएनएस, प्यारा सा हमारा जो पहले आईपीसी था वही हमारा बीएनएस हुआ है ना, इतना तो पता है। तो एनी ऑफेंस अंडर द बीएनएस मे बी ट्राइड बाई, यानी जितने भी ऑफेंस हमारे बीएनएस में दिए हुए हैं, मे बी, यहाँ पे शैल नहीं लिखा है तो मे बी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसके द्वारा ट्राइबल होंगे, या तो हाई कोर्ट, सेकंड होगा या तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, या थर्ड होगा एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। तो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल की बात की गई है, यानी फर्स्ट शेड्यूल में हमारा 6 कॉलम दिया हुआ है, जिसमें हमको जो हमारा लास्ट कॉलम है यानी 6 जो कॉलम है उसमें बोलता है कि कौन सा कोर्ट है कौन से ऑफेंस को ट्राई करेगा। तो वहाँ पे एक हमको सीरीज़ मिलती है, या मतलब एक तरफ से हमको एक टेबल देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हम उसको जान सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी अगर भारतीय न्याय संहिता का कोई भी ऑफेंस है तो वो या तो हमारा हाई कोर्ट ट्राई करेगा या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। अगर दोनों ये दोनों कोर्ट नहीं है तो कोई भी कोर्ट ट्राई करेगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल में उस ऑफेंस के लिए दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल की बात हुई है तो फटाफट से हमें ये भी देख लेना चाहिए ताकि आगे चल के हमको कंफ्यूजन ना हो। तो 531 531 हमारा लॉ मतलब हमारा बीएनएसएस कंप्लीट होता है, और ये आ गया हम फर्स्ट शेड्यूल पे, यानी ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए यहाँ पे 6 कॉलम दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है। तो अब यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में हमारा सेक्शन दिया है, ऑफेंस हमारा सेकंड में दिया है, पनिशमेंट यानी उस ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट होगी वो हमको टेबल थर्ड में बताया गया है। फोर्थ में हमारा कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ये बताया गया है। फिफ्थ में बताया गया है कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, किस टाइप का ऑफेंस है, ये हमको हमारे फिफ्थ कॉलम में बताया गया है। और बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, तो ये हमारी यानी जो हमको बात कर रहा है सेक्शन 21 के ए में थर्ड में, ये है वो चीज़ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम छोटा सा उठा लेते हैं, जैसे ठीक है चलो, कोर्ट ऑफ सेशन एनी मजिस्ट्रेट सेक्शन 72 हम उठा लेते हैं, ठीक है, मतलब पिकअप करते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब सेक्शन 71 ऑफ द बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंस। तो यहाँ पे जो विक्टिम होंगे उनके जो आइडेंटिटी है उनको डिस्क्लोज करने का यहाँ पे पनिशमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एनी मजिस्ट्रेट। तो अब एनी मजिस्ट्रेट में यहाँ जेएमएफसी भी आ जाता है, जेएमएससी भी आ जाता है, ठीक है। मतलब या तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी यहाँ कॉग्निजेंस ले सकते हैं, सेकंड क्लास भी ले सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन भी ले सकते हैं। लेकिन एक जो प्रोसीडिंग होती है, एक जो मतलब काफ़ी दिन से जो चलता आ रहा है, जो प्रैक्टिस है वो यही होता है कि पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास ही केस जाए। तो यही हमारा
जो यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 21 में कि फर्स्ट शेड्यूल में जो भी कोड दिए रहेंगे, जिस ऑफेंस के सामने वो दिया रहेगा वही उनको ट्राई करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब यहाँ पे प्रोवाइजो दिया हुआ है जो कि रेप से रिलेटेड है। अब ये हमको हमारे CRPC में अलग से इंक्लूड था, मतलब वहाँ पे ऐड किया गया था बाय द अमेंडमेंट। तो अब इसमें तो एडिंग नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइजो करके दे दिया हुआ है कि कोई ऑफेंस जो कि सेक्शन 64, 65, 66, 67 यानी ऑल ओवर रेप के कंडीशन में जो भी ऑफेंस यहाँ पे होता है, शैल भी यानी मैंडेटरी है कि वो किसके द्वारा ट्राई किया जाए, कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय वुमेन। तो यहाँ पे चाहे जो भी कोर्ट हो, मतलब कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो, एनी कोर्ट, JMFC हो, JMSC हो, लेकिन वहाँ पे जो प्रिसाइडेड जज होंगी वो कौन होना चाहिए, एक वुमेन होना चाहिए, एक लेडी होनी चाहिए, यानी एक लेडी जज होनी चाहिए जो कि रेप केस को देखेंगी। भी यहाँ पे बात करते हैं, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन द कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ be tried by such court, and when no court is shown mention may be tried by high court or any other court। वही चीज तो बहुत ही लेमैन फॉर्म में अगर बोलना चाहें तो यहाँ जो सेक्शन 21 का बी है वो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी ऑफेंस है बाय एनी अदर लॉ। फॉर एग्जांपल हम एक पॉक्सो उठा लेते हैं, यानी भाई जो चाइल्ड के अगेंस्ट जो भी लॉ है हमारा पॉक्सो, उसको हम अगर देखें तो वहाँ पे एक दिया हुआ है स्पेशल कोर्ट टर्म करके, है ना। तो स्पेशल कोर्ट ये बोला जाता है हमारे पॉक्सो में कि जितने भी पॉक्सो से रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे वो कौन देखेगा, हमारा स्पेशल कोर्ट देखेगा। तो अब वहाँ पे भाई पूरा मतलब एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ही देखेगा, तो स्पेशल कोर्ट देखेगा। उसके लिए अब हमको JMFC या JMSC जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अब कोई ऐसा लॉ आ जाए जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बस वहाँ पे एनी कोर्ट करके लिखा हुआ है, वहाँ पे ना कोई स्पेशल कोर्ट दिया हुआ है, ना कोई ट्राइब्यूनल दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कोर्ट लिखा हुआ है जहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे या तो हाई कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा, या तो वही चीज़ जो हमने अभी फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ के आए कि जैसा ऑफेंस, मतलब कॉलम में जिस ऑफेंस के लिए जिस कोर्ट को क्या कहते हैं पावर्स दी हुई हैं वही उनका ट्राई करेगी। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 21। अब सेक्शन 22 बात करते हैं, सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास। तो ये एक तरफ से पावर्स बता रहा है किसका, हमारे हाई कोर्ट का और सेशन कोर्ट का, कि वो मतलब किस हद तक वो अपना जो पनिशमेंट है वो दे सकते हैं, यानी उनको कितनी पावर्स है, वो किस लेवल तक पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 22 है जो कि हमारा CRPC में सेक्शन 28 हुआ करता था, वही अब इसमें भी आ गया है। और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात ये है कि पहले हम एक असिस्टेंट सेशन जज करके पढ़ते थे, तो अब वो असिस्टेंट सेशन जज जो है हमारा रिपील हो गया है, यानी हमारा हट गया है सेशन। अब डायरेक्ट सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज ही है, मतलब असिस्टेंट अब नहीं रह गया है। तो 22 यहाँ पे बोल रहा है कि हाई कोर्ट जो है मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, यानी जो हाई कोर्ट है वो एक हायर लेवल का जुडिशरी होता है, हायर लेवल का एक कोर्ट होता है। तो उनको ये पावर्स हैं कि वो किसी भी प्रकार का पनिशमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, यानी इवन वो डेथ पेनल्टी तक यहाँ पे दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट वही चीज़ की लॉ के द्वारा जो भी सेंटेंस यहाँ पे ऑथराइज किया गया है, और कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये हम भारतीय न्याय संहिता में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सारे ही हमारे हाई कोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे बात करता है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मतलब सारे कोई भी सेंटेंस हो ऑथराइज बाय लॉ पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर सेशन जज यहाँ पे डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, यानी अगर वो फांसी की सज़ा दे रहे हैं, तो उनको पहले हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। यानी वो दे तो सकते हैं एक तरफ से वो डेथ पेनल्टी, यानी जो हमारा एक कैपिटल सेंटेंस होता है वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको पहले हमारे हाई कोर्ट से यानी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, जो उनके जुरिडिक्शन में आता है, यानी जिसके सब ऑर्डिनेट वो कोर्ट होती है। अब सेक्शन 23 यहाँ पे बात करता है सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो मजिस्ट्रेट में हमारा फर्स्ट क्लास आ जाता है, सेकंड क्लास भी आ जाता है ना। तो सेक्शन 23 वही बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात की गई है CJM की। CJM यानी एक तरफ से अगर बोला जाए तो हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका मॉनिटर, है ना।
मजिस्ट्रेट का सबसे अपर लेवल का जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो सीजीएम होते हैं। तो सीजीएम यहाँ पे कोई भी मतलब मेरे पास एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि ऑथराइज बाई लॉ है, एक्सेप्ट वो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, वो आजीवन कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते हैं, और कोई ऐसा सेंटेंस नहीं दे सकते हैं जो कि 7 साल से ज़्यादा हो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सीजीएम साहब होंगे वो 7 साल के अंदर ही सज़ा दे सकते हैं, उससे ओवर यानी उससे बाहर नहीं दे सकते हैं। सेकंड यहाँ पे बात करता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी JMFC। तो JMFC के लिए यहाँ पे बोला गया है कि वो 3 साल या 3 साल के अंदर तक पनिशमेंट दे सकते हैं, प्लस 50,000 तक का वो फाइन लगा सकते हैं या 50,000 से अंदर का फाइन लगा सकते हैं। और थर्ड वो कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी प्रोवाइड क्या दे सकते हैं, यहाँ पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, मतलब वो दे सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस उनके अंडर में है। थर्ड यहाँ पे बात कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो अब जो JMSC है यानी जो लोअर, एक तरफ से लोअर नहीं कहा जाएगा, इनको एक तरफ से ट्रायल कोर्ट ही कहा जाएगा, यानी जो एट द फर्स्ट इन्फ्लुएंस जो होते हैं, सबसे जो छोटी कैटेगरी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं सेकंड क्लास, वो यहाँ पे 1 साल से कम की सज़ा दे सकते हैं, 10,000 या 10,000 से कम का फाइन लगा सकते हैं, और या तो इनको कम्युनिटी सर्विस देने का भी पूरा पावर्स होती है। तो एक्सप्लेनेशन हमारा कम्युनिटी सर्विस बताया गया है। तो कम्युनिटी सर्विस हम कई बार एक्सप्लेन, आई थिंक मैंने कई बार एक्सप्लेन कर चुका है कि कम्युनिटी सर्विस आखिर है क्या। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी रेम्यूनरेशन। यानी कोई ऐसा वर्क जो कि जो कन्विक्ट होगा, जो कन्विक्ट पर्सन होगा, जो अक्यूज पर्सन होगा, उसको करने को दिया जाएगा, लेकिन उसके बिहाफ पे उसको कोई भी सैलरी, कोई भी वेजेस, कोई भी रेम्यूनरेशन यानी कुछ अवार्ड टाइप का कुछ नहीं मिलेगा। बस सीधा सीधा आपको ये करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कम्युनिटी सर्विस। तो अब ये है कोर्ट हायरार्की, यानी ये जो हमने अभी तक पढ़ा सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, ये छोटे से स्लिप में उसी का एक छोटा सा एक तरफ से बोल सकते हैं ट्रिक दिया हुआ है याद करने के लिए, इजी हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 24, जो बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब डिफॉल्ट ऑफ फाइन का मतलब क्या होता है कि कोर्ट ने आपको कहा कि भाई आपको इतना फाइन देना है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे JMFC होंगे वो 50,000 तक का फ़ाइन दे सकते हैं। अब JMFC जी ने कहा कि भाई तुमको 40,000 तक का फ़ाइन देना है। अब अगले पर्सन 40,000 तक का फ़ाइन दे ही नहीं रहा है। टाइम ड्यूरेशन था, एक स्पेसिफिक टाइम था कि आपको 1 महीने के अंदर 40,000 रुपये फ़ाइन कोर्ट को पे करना है। अब वो दे ही नहीं रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। तो अब आपने डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है, आपको फ़ाइन किया गया कि आपको पनिशमेंट दी गई कि भाई आप फ़ाइन दो, फ्री हो, ठीक है, आपको कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन अब आप फ़ाइन दे ही नहीं रहे हो, तो उसके लिए अगर कोई इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, उसके लिए अगर आपको जेल भेजा जा रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। तो सेक्शन 24 जो है वो किसके पावर की बात कर रहा है, द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट यहाँ पे हमारा JMFC भी हो गया, JMSC भी हो गया, हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो गया। तो इनके लिए ये यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर कोई भी कोर्ट है, द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ये एक ही है, ठीक है, ऑफ फाइन एज ऑथराइज बाई लॉ। यानी जो हमारे मजिस्ट्रेट्स होंगे वो कोई भी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं किसके अगेंस्ट में, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के अगेंस्ट में। या पर यहाँ पे प्रोवाइजो दे दिया गया है, लेकिन जो वो इम्प्रिजनमेंट देंगे, यानी जितना टाइम का वो उसको कस्टडी में रखने के लिए बोल रहे हैं, जितना टाइम वो उसको जेल में भेजने के लिए बोल रहे हैं, ए है इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी आपको जो भी इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को, उस कन्विक्टेड पर्सन को देना है, वो आपके पावर्स के एक्सेस नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि भाई हमारे 23 में हमने क्या पढ़ा कि
CGM जो है वो 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। JMFC जो है वो 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और JMSC यानी सेकंड क्लास जो है वो 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। तो अगर इसी को हम फॉर एग्ज़ाम्पल समझें तो ये हमारा बात कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे JMSC कोई इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं किसी पर्सन को जो कि डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ फाइन है, तो वो 1 साल से ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जितनी उनकी पावर है, जितनी उनको पावर दी हुई है अंडर सेक्शन 23 कि आप इससे ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं, तो इन द कंडीशन ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन वो इससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। यानी 7 साल हमारे CGM साहब दे सकते हैं, 3 साल हमारे JMFC दे सकते हैं और 1 साल हमारा कौन दे सकते हैं, JMSC साहब दे सकते हैं। बी हमारा, अब ए तो हमने समझ गया ना कि वो जितना भी इम्प्रिजनमेंट देंगे वो उनके पावर्स के एक्सेस नहीं होगा, यानी अपने पावर के लिमिट में रहकर उनको पनिशमेंट देनी होगी। तो अब यहाँ पे बी क्या बात कर रहा है कि शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than the imprisonment in default of payment of fine। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारा सब्सटेंटिव सेंटेंस और दूसरा आया हमारा 1/4। तो ये जो हमारा सब क्लॉज है यही कहने का मतलब यही कह रहा है कि एक तो हमारा जो ए है वो क्या बोल दिया कि जो हमारे मजिस्ट्रेट होंगे उनके पावर से एक्सीड नहीं कर सकता है, यानी अगर वो 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के लिए वो 7 साल तक की सज़ा भी दे सकते हैं। अब इसके अलावा बी यहाँ पे बात कर रहा है कि जो मतलब जिस चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जा रही है फॉर एग्ज़ाम्पल थेफ्ट है यहाँ पे, यानी चोरी की गई है और चोरी के लिए हमको 3 साल तक की सज़ा मिली है ना, मतलब मिली नहीं है, 3 साल तक का उसमें एक सब्सटेंटिव सेंटेंस है, यानी जो हमारा सब्सटेंटिव सेंटेंस है वो चोरी के लिए 3 साल है। अब मान लो उनको 3 साल तक की सज़ा ना दी गई, उनको सिर्फ फ़ाइन पे करने के लिए बोला गया कि आप यहाँ पे 40,000 या 50,000 तक का फ़ाइन पे करो। अब जो हमारे कन्विक्टेड पर्सन है, जो हमारे मतलब एक्यूज्ड हैं, वो यहाँ पे फ़ाइन पे नहीं करते हैं, है ना। तो अब वो फाइन नहीं पे करते हैं तो जो मजिस्ट्रेट होंगे वो उनको 3 साल तक 1/4 यहाँ पे सज़ा दे सकते हैं, यानी 3 का अगर 1/4 करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 अपॉन 1/4 यानी 9 मंथ। ठीक है, हाँ, यानी 3 साल तक का 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 9 मंथ, यानी उनको 9 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती है बाय द मजिस्ट्रेट। ये हमारा सब क्लॉज बी बोल रहा है। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर द सेक्शन मे बी एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस। तो वही चीज़ कि मान लो चोरी के लिए 3 साल तक की सज़ा है, 9 महीने तक का उनको डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन है, ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो उनको 3 साल तक की सज़ा भी दे सकते हैं और डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के लिए जो 9 मंथ एक्स्ट्रा निकला है वो भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं, यानी इन एडिशन टू कर सकते हैं, यानी उनको 3 साल और 9 महीने तक की सज़ा प्रॉपर्ली दी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 24। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 25 जो बात करता है सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। सॉरी फॉर द नॉइज़, बगल में घर बन रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो इस वजह से अगर आपको आवाज़ जा रही हो तो मतलब इसके लिए सॉरी। अब उनको तो नहीं बोल सकते जाके, तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा हल्का फुल्का। तो सेक्शन 25 यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि मान लो कई सारे सेवरल ऑफेंसेस हैं यहाँ पे जिनका जो है एक ही ट्रायल में उनको मतलब उनका ट्रायल एक ही चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने चोरी की, ठीक है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास किया, घर में घुसा क्रिमिनल ट्रेसपास किया, देन उसने चोरी की, चोरी करने के बाद उसने एक मतलब मर्डर भी कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही सीरीज में कई सारे वो ऑफेंस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम सेक्शन 25 यहाँ पे देखते हैं।
तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, यानी कोई पर्सन है वो यहाँ पे कन्विक्टेड हो गया है एक ही ट्रायल में, किसके लिए, 2 या 2 से अधिक ऑफेंसेस के लिए, देन द कोर्ट में सब्जेक्टेड टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9, यानी BNS का सेक्शन 9 को देखते हुए sentencing for such offense to several punishment prescribed therefore which such court is competent to inflict। मतलब वही चीज़ कि सेक्शन 9 को देखते हुए वो उनको उसी प्रकार से सेंटेंस दे सकते हैं, उसका जो ऑफेंस है उसको ग्रेविटी को देखते हुए, और ये जो पनिशमेंट होगा या तो ये कंकरेंटली रन करेंगे या तो कॉन्जिक्यूटिवली रन करेंगे। आपको याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ा था हमारे BNS में कि अगर कोई एक पर्सन है जो कि दूसरे पर्सन को अगर 50 कोड़े मार रहा है तो उसको एक ही कोड़े के लिए सजा दी जाएगी, ना कि 50 कोड़ों के लिए, है ना। ये हमने उसमें एग्जाम्पल में पढ़ा है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है। तो वही अगर कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाया जाए तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि एक ही ट्रायल में अगर 2 या 2 से अधिक ऑफेंसेस के लिए उसको कन्विक्टेड किया गया है तो उनको भाई पनिशमेंट मिलेगी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए। एक तरफ से अगर हम देखें तो उनको सबसे ज़्यादा जो सबसे हीनियस, फॉर एग्जांपल जैसे हमने चोरी का, क्रिमिनल ट्रेसपास का और मर्डर एक ही सीरीज में हो रहा है, तो उस पर्सन को मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा, जिसके अंडर हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास और चोरी भी आ जाएंगे। क्योंकि भाई मर्डर के लिए अगर हम उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिए तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल ट्रेसपास और चोरी उसके बहुत छोटे में है ना। तो वही चीज़ हमारे सेक्शन 25 में बोली जा रही है। अब सेकंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट punishment for the several offense being in excess of punishment which is competent to inflict a single offense to send offender for trial before a higher court। तो सेकंड यहाँ पे कंसेक्यूटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे कंसेक्यूटिव सेंटेंस दिया जा रहा है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी, तो ये नेसेसरी नहीं है फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली दैट एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ पनिशमेंट, यानी जो एग्रीगेट पनिशमेंट होगा फॉर सेवरल ऑफेंस के लिए वो पनिशमेंट से एक्सेस हो जाएगा, इसलिए उनको हायर कोर्ट के सामने भेज दो। प्रोवाइजो, यहाँ पे प्रोवाइजो क्या दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन शैल बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 years, यानी मतलब कितना भी हीनियस इंसान अपराध कर ले, अगर उनको अंडर सेक्शन 25 अगर उनको रख के देखा जा रहा है तो 20 साल से ज़्यादा उनको सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। ये हमारा CRPC में 14 years हुआ करता था, आई होप आपको याद हो। वहाँ पे 14 साल तक का दिया होता था कि अगर किसी पर्सन को एक तरफ से उम्र कैद भी दी जा रही है तो वो 14 साल तक की मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पे उसको बढ़ा के 20 साल कर दिया गया है। बी यहाँ पे बोल रहा था एग्रीगेट पनिशमेंट, यानी जो पनिशमेंट बढ़ा के दिया जा रहा है, शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, तो वो जो एग्रीगेट पनिशमेंट दिया जा रहा है वो उस पनिशमेंट का ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होगा, विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। तो मतलब वही कि CGM जैसे हमारे 7 साल तक की सज़ा दे सकते थे, तो वो अगर यहाँ पे ट्वाइस कर दिया जाए तो 7 दूनी 14, यानी 14 साल से ज़्यादा का वो पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। बी हमारा ये कहना चाहता है। ओके, तो अब थर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाई अ कन्विक्टेड पर्सन, यहाँ पे अपील बोला जा रहा है। The aggregate of consecutive sentence passed against him under the section shall be deemed as be a single sentence। तो consecutive sentence में एक के बाद एक sentence में अगर अपील में अगर convicted person जा रहा है तो उसको as a single sentence माना जाएगा, ना कि अलग अलग sentence माना जाएगा। सेक्शन 26 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बोला गया कि मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, तो यहाँ पे जो पावर कन्फर करने का जो मोड है वो हमारे हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होता है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 27 यहाँ पे बात करता है पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
सेक्शन 28 विड्रॉल ऑफ पावर्स, ये भी थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पीटी में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या मतलब किसी भी पर्सन यानी किसी भी जो भी पावर्स होती हैं, जो भी पावर्स उनके द्वारा दी गई हैं, वो इसको विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मे विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय इट अंडर द सेंटा ऑन एनी पर्सन और बाय एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट, यानी जो हमारे हाई कोर्ट होंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे वो चाहे तो वो जितनी भी पावर्स किसी भी मजिस्ट्रेट को या जज को दिए हैं उससे वो वापस ले सकते हैं। सेक्शन 28 यही बात कर रहे हैं। अब सेक्शन 29 बात कर रहा है कि पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे यही बोला गया है कि मतलब सक्सेसर इन ऑफिस कौन होगा उनका। तो एक तरफ से देखा जाए तो वेयर देयर इज एनी डाउट हु इज द सक्सेसर इन ऑफिस द सेशन जज शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अ जज एंड मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस, ठीक है। यानी जो पावर्स एंड ड्यूटीज होती हैं ऑफ जज एंड मजिस्ट्रेट वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, उनके सक्सेसर इन ऑफिस के द्वारा। यानी एक तरफ से अगर देखा जाए तो जिसको उन्होंने ये पावर्स दी हुई है। तो अगर ये डाउट है कि कौन है सक्सेसर इन ऑफिस, तो ये डाउट कौन सॉल्व करेगा, सेशन जज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर डाउट है सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, यानी किसी मजिस्ट्रेट को ऑफिस के रिगार्डिंग अगर ये डाउट है कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस होगा, तो ये जो डिस्प्यूट है ये कौन रिजॉल्व करेगा, हमारे सीजीएम साहब या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे राइटिंग में ये चीज़ मतलब ये डाउट को दूर करेंगे, यानी ये चीज़ बताएंगे कि कौन यहाँ पे सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ सच मजिस्ट्रेट है। तो सेक्शन 29 ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हल्का फुल्का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ सेशन कोर्ट कौन होगा, तो वो सेशन जज यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब डिटरमाइन करेंगे। और अगर मजिस्ट्रेट से रिगार्डिंग है कोई बात, तो यहाँ पे सीजीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 जो बात करता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। ये है चैप्टर नंबर 4 जो कि सेक्शन 30 से 34 यानी 30 से 34 तक दिया हुआ है। और ये हमारे अभी तक हमने जजेस के बारे में देखा, अब यहाँ से हम पुलिस का जो रोल होता है एक सोसाइटी में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 30 यहाँ पे बात करता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। सेक्शन 30 हमारे पहले 36 हुआ करता था, यानी पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड एज मे बी एक्सरसाइज बाय द सच ऑफिसर विद इन द लिमिट। तो वही चीज़ कि उनको सारे पावर्स दिए गए हैं उस लोकल एरिया से रिगार्डिंग जिस चीज़ के लिए वो अपॉइंट हुए हैं। और एक जो हायर जो सुपीरियर ऑफिसर होता है वो कौन होता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है। तो ये हो गया सेक्शन 30। सेक्शन 31 यहाँ पे असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस। तो यहाँ पे जो पब्लिक है, जो नॉर्मल सोसाइटी होती है, वो मजिस्ट्रेट को और पुलिस को कब असिस्ट करेगी, ये हमारा सेक्शन 31 बता रहा है, जो कि पहले हमारा सेक्शन 37 बताता था। तो एवरी पर्सन इज़ बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड बाउंड यूज़ किया गया है, यानी बाउंड का मतलब यहाँ पे शैल हो जाता है, आपको करना ही करना है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे सज़ा मिल सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। यानी अगर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ने रीजनेबली यहाँ पे डिमांड किया हुआ है किसी भी पर्सन से जो कि पब्लिकली है, मतलब जो किसी पब्लिक का पर्सन या एक तरफ से विटनेस हो सकता है, तो जो पर्सन होगा उनको यहाँ पे एड करना पड़ेगा इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मजिस्ट्रेट, मतलब वही भागे हुए को पकड़ना,
यानी बहुत हम कई बार देखते हैं कि एक चार्ट पेपर में वांटेड करके लिखा होता है कि इसको मतलब ढूंढने पे 50 लाख मिलेंगे या ऐसा ऐसा मिलेगा। तो उस टाइप के जो भी होते हैं उनको पकड़ना, उनको प्रिवेंट करना, ये भी एक तरफ से एड है। बी यहाँ पे बोल रहा है कि इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, यानी यहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ द पीस हो रहा है उसको प्रिवेंट और सप्रेशन करने के लिए अगर पुलिस यहाँ पे कुछ कर रही है तो पब्लिक उसका साथ देना चाहिए। और सी है इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्ट टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी पहुँचा रहा है तो उसको रोकना भी पब्लिक का ही काम है, मतलब पब्लिक का काम हो सकता है अगर पुलिस ऐसा बोले तो। अब सेक्शन 32 यहाँ पे बात कर रहा है एड टू द पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। तो यहाँ पे यहाँ हमने देखा मजिस्ट्रेट और पुलिस। अब यहाँ पे पर्सन जो है वो पुलिस ऑफिसर से हट के यानी किसी भी अदर पर्सन का एड कब करेगी एग्जीक्यूटिंग वारंट के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन 32 यही बात कर रहा है व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट if such person is to whom the warrant is directed be near at the hand। तो वही चीज़ अगर सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहें तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको वारंट दिया हुआ है कि आप इस पर्सन को पकड़ के लाइए, यानी किसी पर्सन को अरेस्ट करके लाइए, और वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो जो पर्सन वहाँ पे जो पब्लिक होगी या कोई भी अदर पर्सन होगा वो एड कर सकते हैं, वो एड करेंगे इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, उस मतलब उस एक्यूज्ड को या उस पर्सन को पकड़ने के लिए। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 33 जो बात करता है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। तो यहाँ पे एक बाउंडेशन बनाया गया है पब्लिक के ऊपर कि एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन, यानी एवरी पर्सन जो कि उस कमीशन जो कि उस ऑफेंस से अवेयर है, जिसने वो चीज़ें होती हुई देखी हैं या सुनी हैं, ठीक है, उनको एक तरफ से एक लायबिलिटी दी हुई है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर तक या किसी भी अथॉरिटी तक पहुंचानी है। तो ये कुछ लिस्ट दिया हुआ है, लाइक मर्डर हो गया, अगर आपके सोसाइटी में किसी का मर्डर हो गया, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या टेररिस्ट अटैक, कुछ ऐसे एक्ट हो रहे हैं जिससे आपको ये शक है कि हाँ यहाँ पे कुछ टेररिस्ट रह रहे हैं या कुछ मतलब अजीबोगरीब यहाँ पे कुछ कारनामे हो रहे हैं, किसी का किडनैपिंग हो जा रहा है, ट्रैफिकिंग हो जा रहा है, या कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है जो कि अगेंस्ट स्टेट हो रहा है, या किसी प्रकार का काउंटरफिटिंग कॉइन यानी स्टैम्प वगैरह जैसे जाली नोट वगैरह बनाना, या तो राइटिंग हो रहा है, अनलॉफुल असेंबली हो रहा है आपके एरिया में, किसी प्रकार का अडल्ट्रेशन हो रहा है अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ, चोरी हो रही है, डेथ हर्ट हो रहा है, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, या हाउस ट्रेसपास हो रहा है। अगर इस टाइप की कोई भी वारदात, कोई भी क्राइम अगर आपके एरिया में हो रहा है तो ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी दी हुई है कि आप उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाएँ, पुलिस ऑफिसर तक पहुँचाएँ या एक करेक्टली अथॉरिटी तक जो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सके, उनके तक पहुँचाना चाहिए। अब बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई अपॉन द पर्सन ऑफ अवेयर। तो ऐसा हुआ था, मतलब ये चीज़ें हुई थी, इसका जो बर्डन ऑफ प्रूव है वो किसके ऊपर होगा, उसी पर्सन के ऊपर होगा जो उस कमीशन से अवेयर था। अब सेक्शन 34 यहाँ पे बात करता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। तो यहाँ पे विलेज की बात की जा रही है कि जो ऑफिसर होते हैं जो विलेज के मतलब विलेज के लिए जो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पंचायत हो गया या बहुत ज़्यादा बीडीओ वगैरह हो गया, तो अगर उनके इलाके में कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी क्राइम हो रहा है, इसकी भी एक लिस्ट हमको दी हुई है। तो अगर ऐसा क्राइम उनके विलेज में हो रहा है तो उनकी भी एक ड्यूटी है कि वो ये चीज़ें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म करें। तो आई थिंक ये पीटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन। ये है हमारा सेक्शन 35 से लेके 62 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस के लिए, और एज मतलब अगर हम एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं तब भी ये चीज़ें हमको जाननी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये काफ़ी बड़ा
चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अब नेक्स्ट क्लास से ही पढ़ेंगे। आई होप कि आज मैंने आपको जितना भी कवर किया, जितना भी समझाया वो आपको समझ में आया हो। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी कमेंट करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू।